आज जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है उसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहले उसको करिए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, एंड देन वी विल डिस्कस अपन दैट। यस इवन, आप लोग बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम होंगे, क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ईच एंड एवरी सिंगल एलिमेंट विच इज इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल मैनर। यस इवन, आपको पूरे अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा कि ये क्या है, क्या ये कह रहा है। तो आप लोग एक एक करके पहले कमेंट करिए व्हाट विल बी द आंसर, एंड देन वी विल हैव अ टॉक अपन दिस PYQs। यस सर, प्राइस क्या है? आपको मैंने प्राइस दिखा दिया, इधर देखिए। अच्छा, उसका PYQ मिनिमल रहेगा, है ना, वो मिनिमम रहेगा। इधर देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ डैश। अब ये क्या कह रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि कुछ ऐसे सरकारी कागज होते हैं जिसको सरकार मना कर सकती है देने से। इस वजह से वो मना कर सकती है क्योंकि इससे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट यानी राष्ट्र की सुरक्षा, यस राज्य की सुरक्षा, या फिर एकता अखंडता यानी इंटीग्रिटी एंड जो है सोवरेनिटी प्रभावित होता हो। तो इस वजह से ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप मांगे तो उसको देने से मना कर सकती है। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज डॉक्यूमेंट। यस इवन, इसकी चर्चा इसलिए होती है क्योंकि इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण के केस में जब इमरजेंसी लगा था उसके जस्ट पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, उस जजमेंट में इंदिरा गांधी जी की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने ये बोला था कि क्योंकि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके कहाँ गई हैं, कहाँ आई हैं, किस मीन से यानी फ्लाइट से गई हैं, कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या हुआ, ये सारा मांगा जा रहा था। राजनारायण उनके जो रायबरेली के जो पॉलिटिकल जो है कैंडिडेट थे उनके खिलाफ जो इलेक्शन फाइटिंग कर रहे थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ, तो उन्होंने मांग लिया था क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने मेल प्रैक्टिसेस करके या फिर बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होके, अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी। तो इसी वजह से राजनारायण कह रहे थे कि क्योंकि ये गलत प्रैक्टिस की वजह से जीत के आई हैं लोकसभा में, तो इनकी कैंडिडेचर रद्द किया जाना चाहिए। और क्योंकि अब प्रधानमंत्री वो बाद में बनी गई थी और प्रधानमंत्री जब पावर में रहता है तो वो सरकारी अधिकारियों पे दबाव तो डाल ही सकता है। जो रायबरेली के डीएम थे यस इवन, उनको वो बार बार प्रेशर किया जा रहा था कि भाई ये प्रिविलेज डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्योंकि उस समय जो जो इंदिरा गांधी जी की जो भी यात्राएं हुई थी वो सरकारी जो अधिकारी थे उस समय यशपाल कपूर साहब, वो उनको इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी अधिकारी को आप अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा सकते और उनसे मदद नहीं ले सकते, क्योंकि पार्टी इज डिफरेंट एंड स्टेट आर डिफरेंट। यस इवन, सुन पा रहे ना? तो इसी वजह से हालांकि बाद में प्रिविलेज डॉक्यूमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया, कहा कि नहीं, सरकार का पैसा, पब्लिक का पैसा, और पब्लिक के सामने जवाब तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आप पब्लिक के सर्वेंट हैं। यस इवन, इसी वजह से इस क्वेश्चन को हमें पढ़ना होता है। कहाँ इसका जिक्र है? बेसिकली ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में इस बात का जिक्र है। और वो एक उस 1872 का एक क्लॉज है, क्लॉज 124A आप यूं मान लें। इस क्लॉज में और 123 में भी इस बात का जिक्र है कि प्रिविलेज डॉक्यूमेंट देने से सरकार मना कर सकती है। लेकिन बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ये बोला था क्योंकि अब ये सरकार जो है वो पब्लिक का पैसा खर्च कर रही है और पब्लिक के पैसे से ही इंदिरा गांधी जी आ जा रही थी, तो इसमें क्या गलत है, उनको देना चाहिए। ये सही बात। तो इसी केस के बाद, राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस के बाद, फॉर द फर्स्ट टाइम राइट टू इंफॉर्मेशन, हेलो एवरीवन, राइट टू इंफॉर्मेशन इमर्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ जुडिशियल जजमेंट। यह सही बात सुन पा रहे ना? हालांकि आरटीआई तब पास नहीं हुआ, आरटीआई तो 2005 में पास हुआ ना सर, सुन पा रहे ना सब लोग? यस इवन, आरटीआई वाज पास्ड इन 2005, लेकिन सर पहला ग्राउंड 1970s में वो आ गया था। आगे बढ़े, अब इधर पढ़ते हैं। ओरिजिनली द कॉपीराइट कंसेप्ट केम इनटू बीइंग अंडर दी, ऐसे लिख दीजिए, मतलब शुरुआत में ओरिजिनली जो कॉपीराइट एक्ट है, मतलब प्रतिलिपि अधिकार जिसको कहते हैं, प्रतिलिपि अधिकार कहते हैं गाइस। क्या है प्रतिलिपि अधिकार? आप जानते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने गाने लिखे हैं, म्यूजिक बनाए हैं, कोई कविता लिखा है, पोएम लिखा है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर एक कॉपीराइट भी एक
पार्ट है, उसके अंदर और भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में पेटेंट है, कॉपीराइट है, डिजाइन्स है, तो ये सारे हैं। उसमें कॉपीराइट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मीडिया के लिए, क्योंकि हम लोग लिखने का काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। तो यदि कॉपीराइट की बात करें, ये कंसेप्ट आया कहां से, तो ये हमें पढ़ना है। यस एवन, व्हाट विल बी द आंसर गाइस, काइंडली मेक अ कमेंट एवरीबॉडी। और सब लोग लाइक शेयर कमेंट वगैरह करते रहें। और आज मैं बहुत खुश इस बात से हूं, क्योंकि प्री पीएचडी सबमिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। आज वो कंप्लीट हो चुका है और मेरे दिमाग से काफ़ी बर्डन हट गया है। अभी जस्ट मैं 1 घंटा पहले आया हूँ प्री सबमिशन के सारे कामों से निकल के। तो अब अपन लगातार डेली जो है वो काम करते रहेंगे, ठीक है जी। जैसे इवन, हाँ सर, तो हम लोग करेंगे। इधर देखें, व्हाट विल बी द आंसर, कॉमन लॉ। अच्छा, कॉमन लॉ है क्या, पहले इसको समझते हैं। व्हाट आर द कॉमन लॉ। देखिए, जो भी हम लोग भारत के लोग, वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यस इवन, एंड सो मेनी अदर कंट्रीज वर आल्सो देयर, जो कि कॉलोनी रह चुकी हैं, नहीं, ब्रिटेन की। तो जो ब्रिटेन की जो लॉ था ना, जो जुडिशियल लॉ थे, या फिर जो वहां पे लागू होता था ब्रिटेन में, वो ऑटोमेटिकली सारे रियासतों, सारे कॉलोनीज पे लागू होता था। इसीलिए हम उसको कॉमन लॉ कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेल आप जानते हैं ना, कॉमनवेल्थ गेम, यस इवन, तो वही उसी का कंसेप्ट है कि जो उसके कॉलोनी रह चुके हैं वही मिलकर खेलते हैं राष्ट्रमंडल खेल। तो कॉमन लॉ का मतलब भी यही होता है कि जो इंग्लैंड में लागू किया जाता था वो हर जगह। एक तो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि वो जजमेंट के, कोई स्टेचुटरी कोई लॉ संविधान में या फिर कहें संसद में, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा पास नहीं हो, तो उसको हम कॉमन लॉ समझ सकते हैं, या फिर और भी लॉ कह सकते हैं, लेकिन जो पास हो उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं। यस इवन, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स प्लस सिग्नेचर ऑफ द क्वीन और क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जब तक, जैसे हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा मतलब निचली सदन और ऊपरी सदन, और फिर राष्ट्रपति, ये तीनों हमारे पार्लियामेंट के पार्ट होते हैं, नहीं। उसी तरीके से इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, और फिर क्वीन और किंग, ये जब तक ये तीनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं तब तक स्टैट्यूटरी लॉ नहीं बनता। तो उसी रेफरेंस में जो लॉ यदि स्टैट्यूटरी तरीके से पास नहीं किया गया हो, और कई बार ऐसा होता है कि कानून में, संसद में इस बात की व्याख्या ही नहीं होती है कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा तो होगा क्या। सुन रहे हैं ना, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे देश में आधार कार्ड आया, यस इवन, तो आधार कार्ड जो यूनिफाइड, ये क्या कहते हैं इसको, यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर ऐसे कुछ कहते हैं ना, उसमें हुआ क्यों, क्योंकि अब आधार कार्ड का सारा आपका जो आइरिस या फिर मेरा थंब, आपका थंब का जो ये इंप्रेशन है ना, 5 उंगलियों के इंप्रेशन है, सारे तो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट हमारे डेटा का इस गलत इस्तेमाल कर सकती है, पॉसिबल है भाई, यस एवरीबॉडी। और फंडामेंटल राइट हमारा ये कहता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरवीन इनटू योर प्राइवेट लाइफ। तो इसी रेफरेंस में 2016 समथिंग की एक जजमेंट आया, बहुत लैंडमार्क जजमेंट, क्योंकि पहले कोई कानून नहीं था कि गवर्नमेंट इस आधार कार्ड के डेटा को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो लॉ बनता है ना, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट आर्टिकल्स के तहत जो भी सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला दे दिया ना, वो पूरे राष्ट्र भर में लॉ के तौर पे काम करता है। ये सही वन। तो जो जजमेंट मेड लॉ होते हैं ना, जो जजेज मेड लॉज होते हैं, उसको अपन कॉमन लॉ कहते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों को, हाँ या ना? आर यू स्टैंडिंग एवरीवन? बताएं। हाँ सर। इफ यू विल बी इन हरी देन आई कंप्लीट इट इन अ वेरी नैरो वे। बहुत कम संक्षिप्त में बात करके हम लोग करेंगे, लेकिन मैं हमेशा इस अप्रोच से आप लोगों के साथ रहता हूं, ताकि आप एक सब्जेक्ट, एक कोई क्वेश्चन पढ़ें तो उससे इर्द गिर्द और भी कोई कंसेप्ट आए तो उसको सॉल्व कर लें। यदि आप चाहते हैं कि मतलब आधे घंटे में 15-20 क्वेश्चन करवा दूं, तो आई कैन डू दिस वन। ठीक है जी सर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी गुड प्रियम जी अनादस। तो अपन देख लिए, अपन ने इधर कॉमन लॉ किसको कहते हैं, और ओरिजिनली कॉपीराइट भी इसी तरीके से आता है, बस सिंपल। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी लॉ किसको, स्टैट्यूटरी समझ में आ गया ना। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका पहले से ही प्रावधान है, मतलब जब संविधान निर्माता हमारा संविधान बना रहे थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, या फिर अयंगार साहब, या फिर अय्यर साहब, जो भी हो उस समय,
बाद में अब आप मुझे बताइए उस समय कोई ये इंटरनेट था क्या, डिजिटल मीडिया था क्या? तो डिजिटल मीडिया का लॉ उस समय उस संविधान में चर्चा की गई होगी क्या? नहीं। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन उस समय था? यस। यस इवन सुन रहे हैं ना? तो इलेक्शन कमीशन से संबंधित जो भी लॉज बनेंगे, चुनाव से संबंधित जो लॉ बनेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे, ठीक है? और उस समय जो नहीं था, जिसकी व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी ना, अब बनाई जा रही है, वो डिफरेंट लॉ होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? तो आगे बढ़ते हैं। इधर ये आप लोग एक एक करके समझेंगे। इधर क्या लिखा है? द लिमिटेशन ऑफ एक्शन अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज ऑफ, इस क्वेश्चन को ये वर्ड हटा दीजिए। लिखा है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, मतलब कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार वो लिमिटेड है, सीमित है। कब तक? यस इवन? तो 4 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर। आंसर इज 1 ईयर। अभी क्या होता है देखिए, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं पहले ये समझते हैं। हम लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं, यस इवन? इधर यू कुड बी द प्रोफेशनल मीडिया प्रोफेशनल एज वेल। तो अगर आप मीडिया के स्टूडेंट हैं तो हमारा काम क्या है? अपनी बातों को एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप नॉलेज और डेटा एकत्रित करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे और सर्कुलेट करेंगे। तो सर्कुलेट किस फॉर्म में पर कर सकते हैं? पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। पब्लिश करने का मतलब या तो आप वीडियो बनाएंगे या तो कोई आर्टिकल लिखेंगे, यही तो होता है ना। एंड पब्लिकेशन तक सीमित नहीं है, पब्लिकेशन के बाद सर्कुलेशन की बात आती है। जैसे मान लीजिए मैंने नोट्स बना लिया और नोट्स के बाद आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं, तो ये सर्कुलेशन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? अब मान लीजिए मैंने कुछ बोल दिया, किसके खिलाफ? राहुल गांधी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, और बोल दिया, तो वो फिर मेरे लिए डिफेमेशन होगा। लेकिन यदि मैं कोर्ट के खिलाफ बोल दिया कि ये सरकार, ये जो जस्टिस है, ये घूस लेके या फिर किसी करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होके दूसरे के खिलाफ इन्होंने जो है फैसला दिया है, किसी के दूसरे के पक्ष में फैसला दिया है, सरासर गलत है ये, फॉर एग्जाम्पल, तो केस के मेरिट और डिमेरिट पे बात नहीं करके एलिगेशन लगा रहे हैं यदि जजेस पे, तो फिर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा आपका, ठीक है? या फिर कोर्ट ने बोला है कि इस मुद्दे पे आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है बार बार, तब भी क्योंकि वो सेंसिटिव मामला है, तब भी आप उससे रिलेटेड पब्लिक में खबरें उछाल रहे हैं, तो भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है। या फिर आप कहीं कटघरे में खड़े हैं, जा रहे हैं, आपने कोर्ट देखा होगा, जैसे इवन कोर्ट में बार बार ऑर्डर ऑर्डर कह रहा है जज, और फिर भी आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। लेकिन हमें उस बात सुन नहीं रहे, नहीं, इससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमने कोई बात अगर एक्सप्रेस की, लिख के, बोल के, किसी साइन से, किसी सिंबल से, अगर ये जजेज को या फिर कोर्ट को गलत लगे तो आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जाएगा। और लेकिन जिस दिन आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट परफॉर्म किया है, उसके 1 साल के अंदर यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्जेज या केस नहीं किया जाता आपके खिलाफ, तो फिर कोई भी कोर्ट आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। यही बात बोला है। जैसे 1 आगे बढ़ते हैं। 1 ईयर इज द आंसर। थोड़ा सा हम इधर देखेंगे। लिखा है कि द राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इवेंट्स। देखिए, अब ये पढ़ते क्या हैं, क्यों हैं और कहां से ये क्वेश्चन आया है, पहले इसकी बात करते हैं। जब भी आप कोई भी यूनिट पढ़े ना सर, अपने इतिहास को जानना अति आवश्यक है सर। सुन रहे ना? इट इज इनएविटेबल टू अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर स्पेसिफिक, या फिर जो भी कह लें, थिंग्स या फिर सब्जेक्ट या इंस्टीट्यूशन या पर्सन, जो भी। क्या कह रहा हूं सर? सुन पा रहे हैं सब लोग? हाँ या ना बताएं एक एक करके। आप लोग को ये दिख रहा है ना? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? व्हाट इज नॉट बीइंग सो? मेरे को क्यों नहीं दिख रहा है? वेरी वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा, नाइस। हाँ, तो फिर क्या रहेगा? अब जब हम हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ते हैं ना सर, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फोजे में लिख दूंगा इसको, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो उसमें इस बात का जरूर जिक्र होता है कि एरियोपागिटिका नाम का कोई पैम्पलेट था 2 पेज का, जिसको कि जॉन मिल्टन ने पब्लिश किया था। उसके लिए ढेर सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी और जेल में डाला गया था। हालांकि जब आप क्रांति कर रहे होते हैं, रिवोल्यूशन में होते हैं ना सर, तो फिर ये आपको चिंता नहीं सताती। एक लगे हाथ एक बात बता दूं, क्या सर, और मुझे बहुत फील होता है इस बात का मेरे दोस्तों को देख के, और भी सारे आपके आसपास के लोग होंगे जो संघर्ष में होते हैं, जो कम रिसोर्सेज में अपने लाइफ को चला रहे होते हैं, कैसे भी तरीके से।
बिलीव मी, यही वो समय होता है आपके आपके व्यक्तित्व में रिवोल्यूशनरी चेंज का। आप उन दुखों से परेशान नहीं हुए, आप उन परेशानियों से बिल्कुल घबराए नहीं, वो एक्चुअली आपका व्यक्तित्व बन रहा होता है, गढ़ा जा रहा होता है, आप तरासे जा रहे होते हैं परिस्थितियों से। तो क्या कह रहा हूं मैं, जॉन मिल्टन का नाम ले रहा था। तो इधर एरियोपागिटिका जब उन्होंने पब्लिश किया और उन्होंने बोला कि पोएट्स को, बोलने वालों को आज़ादी मिलनी चाहिए, इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ चार्जेस लगाए, सर पकड़ के पिटवाया भी, लेकिन सर जिसको आज़ादी की ज़रूरत है, जो क्रांति के चाहने वाले हैं, उनको कहाँ किसी का डर लगता है। तो इधर अब सबका ईयर अपन देख लेंगे। ये 1644 की बात है, ये जो है लाइसेंसिंग एक्ट 1737 की बात है, वर्जीनिया बिल ऑफ राइट 1789 की बात है। इधर देख लेते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1791 की बात है, ये शायद 1689 की बात है गाइस। वर्जीनिया बिल ऑफ राइट को एक बार जरूर देख लेंगे आप, ठीक है। आंसर इज व्हाट, आंसर विल बी डी, ठीक है, दिस वन। हालांकि आंसर मैंने पहले ही शो कर दिया था, क्या गलती हो गई मेरे से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या लिखा है, द पब्लिकेशन ऑफ एक्सपंज प्रोसीडिंग ऑफ हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव। क्यों बता रहा हूं मैं, क्यों ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से एक क्वेश्चन आना है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से एक क्वेश्चन आना ही है, कॉपीराइट से एक क्वेश्चन आना ही है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफामेशन या फिर ऑब्ससेनिटी और मोरालिटी से एक क्वेश्चन आना है। तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने 4 टॉपिक बता दिया है, ये चारों में से 4 क्वेश्चन तो आने हैं। मीडिया लॉ इज वेरी सॉर्टेड एंड कन्फाइंड यूनिट, यू शुड एक्चुअली गो थ्रू दिस यूनिट। यस इवन सुन पा रहे हैं ना सब लोग, हाँ या ना, बिल्कुल सर, वेरी वेल डन एवरीवन। कोई बात नहीं, तो डेली अपन, आज देखिए क्लास थोड़ा पहले हो गया, कल से हम लोग 10 बजे से ही क्लास करेंगे, 10 PM इन द इवनिंग, मतलब एट द नाइट कह दूंगा, 10 बजे शाम में हम लोग कल से क्लासेस करेंगे, ठीक है एवरीबॉडी, हाँ ना, वेरी वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। चलिए तो मैं पोल एंड करता हूँ, वेरी वेल डन। तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए एवरीबॉडी, व्हाट शुड बी आंसर, तो आंसर शुड बी नथिंग बट B, C and E. Let us see what happens. B, C and E, ये इक्वल साइज नहीं, E वाला कैसे होगा सर, आंसर तो यही सही है, लेकिन इसको देखते हैं कि ये कह रहा है पहले क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आए ना जब एग्जाम में, तो ये मेरे नीचे बैकग्राउंड में क्या लिखा है, इधर तिकड़म लिखा है जस्ट मेरे पीछे, और इधर 50-50, इधर एलिमिनेशन, इधर 100% श्योर ऑप्शंस लिखा है, ठीक है ना सर। तो अभी इस क्वेश्चन को करना ऐसे है कि या तो आप 100% श्योर हो, यदि आपने खूब अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ठीक है। कई बार पढ़ने के बावजूद भी 5-10% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स, हमारे आउट ऑफ माइंड क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए एक पढ़ते दौरान एक कॉमन सेंस बिल्ट होता है, ठीक है, एक इसेंस बिल्ट होता है, उसके आधार पर करें, 50-50 करें, कम से कम इसमें 2 ऑप्शन हटा दें कि बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं, ये एलिमिनेशन राउंड है, तो इस तरीके से। और बाकी कुछ नहीं आता है तो फिर आप आंख बंद करके उस दिन इंट्यूशन अपना फॉलो करें कि मेरे लिए कौन सा 4 नंबरों में से कौन सा नंबर ये है। किसी जा रहे हैं एग्जाम देने तो बच्चों से उंगली पकड़वा लें कि इन चारों में से पकड़ लो, इसको A B C D मार्क कर लें, और कोई पकड़ लेता है ऐसी उंगली तो कह दें कि हाँ ये B वाला ऑप्शन है, सब B करके आ जाएँ। लेकिन ऐसे क्वेश्चन 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना गाइज, यस इवन। तो अपन इस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, क्या होगा, लिखा ये है कि द लेआउट एक्टिविटीज इन मॉडर्न प्रिंट न्यूज़पेपर इन्वॉल्व द फॉलोइंग। अच्छा, मॉडर्न प्रिंट न्यूज़पेपर का क्या मतलब है, ब्रॉड साइड किस बारे में बात हो रही है, ठीक है। व्हाट डू मीन बाय ब्रॉड साइड गाइस, आप जानते हैं कि एक ब्रॉड साइड, इसके अलावा बर्लिनर, या सही वन सुन पा रहे ना, और इसके अलावा कॉम्पैक्ट साइज, 3 तरीके के न्यूज़पेपर होते हैं, हाँ या ना सर, बोलें सब लोग, कैन यू मेक योर कमेंट एवरीबडी। ये मैं इधर ब्रॉड साइड लिख देता हूँ, इधर बर्लिनर है ये, और इसके जस्ट हाफ साइज जो होता है ब्रॉड साइज के, वो उसको हम लोग कॉम्पैक्ट साइज या फिर टेबलॉइड साइज ऑफ न्यूज़पेपर कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों मॉडर्न न्यूज़पेपर हैं। पहले जो न्यूज़पेपर होता था वो ब्रॉड साइड से, वो बिल्कुल पैम्पलेट टाइप, कई बार A4 साइज टाइप होता था, और थोड़ा सा उससे बड़ा भी, जर्नलिस्ट उसको कहते थे। इधर देखें, अभी ब्रॉड साइड सीट साइज है, इधर इसके लेआउट की डिजाइनिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्काई पैनल में अपन
क्या हेडलाइन वगैरह देखेंगे, मास्टर हेड रहेगा, ऊपर ईयर पैनल वगैरह रहेगा। जस्ट उसके बाद स्काई पैनल के अंदर ही आप कई बार या फिर उसके जस्ट साइड बॉटम पे ही इधर सटे ही टीजर हेडलाइन रहता है। यस एवन सुन पा रहे हैं ना सब लोग? हाँ है ना? चाहे कॉम्पैक्ट साइज हो, चाहे बर्लिनर हो, चाहे ब्रॉडशीट साइज हो। अब इसके अलावा जो इतना समय बच जाता है, इसके बाद जो स्पेस बच जाता है, उसमें हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पहले प्रोविज़न कर देते हैं। मान लीजिए हमने इधर एडवर्टाइजमेंट, कई न्यूज़पेपर में इधर एडवर्टाइजमेंट होगा, कहीं हो सकता है कि इधर एडवर्टाइजमेंट हो। एडवर्टाइजमेंट के प्रोविज़न करने के बाद जो स्पेस बचता है ना गाइस, दैट वेरी स्पेसेस आर नोन एज न्यूज होल। क्या कहते हैं सर उसको? न्यूज होल कहते हैं सर। हेलो एवरीवन, दैट इज नोन एज न्यूज होल। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो बच गया है स्पेस, इसको हम लोग एक डिजाइनिंग को स्मूथ बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम इसको डिफरेंट सेल्स में बांट देते हैं। सेल्स को ग्रिडिंग कहते हैं। सेल्स बनेगा कैसे? हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। सबसे पहले तो ये वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में आजकल आप लोग जानते हैं कि एक न्यूज़पेपर में जनरली कॉलम्स जो होते हैं वो 8 कॉलम होते हैं, किसी में 6 कॉलम होते हैं। यस इवन मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम का न्यूज़पेपर है। इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कर दूं तो एक ग्रिड बन जाएगा। हेलो एवरीवन, अब इस ग्रिड में फोटोग्राफ रखें या फिर टेक्स्ट रखें, कोई बात नहीं है। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है। इस ग्रिड में मुझे कोई स्टोरी का ट्रीटमेंट करना है, इस दोनों ग्रिड में, ठीक है जी सर। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसको समझते हैं। लिखा ये है कि लेआउट एक्टिविटीज़, यानी लेआउट बनाते समय न्यूज़पेपर में कौन से प्रिंसिपल फॉलो करने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए। तो फॉर्मल बैलेंस इधर लिखा है, इधर कॉन्ट्रास्ट लिखा है, इधर गेज मोशन लिखा है, इधर इक्वल साइज, इधर ग्रिड होता है, ग्रिड लिखा है। इसका मतलब क्या होता है? फॉर्मल बैलेंस का मतलब यह है कि मैं अगर स्क्रीन पे आपके सामने, हेलो एवरीवन, इधर एक कोई व्यक्ति बैठा है, कहाँ पे सर? इधर आपके सामने एक कोई स्क्रीन पे बैठा है, ब्लैक टी शर्ट पहने हुए, थोड़ा सा ये इधर डार्क कॉम्प्लेक्स जो है उसका कलर है। इधर भी फिर अगर हम बैठाएं ना तो सेम सत्यम अगर रहेगा लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट और राइट का बिल्कुल फॉर्मल बैलेंस बनेगा, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर में तो ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिर वो दुनिया गोल है। यहाँ पे भी जो न्यूज़ लिखेंगे दूसरे जगह भी वही न्यूज़ लिखेंगे, है ना। यहाँ पे भी जो हेडलाइन रहेगा यहाँ पे भी हेडलाइन वही रहेगा ऊपर। मतलब अगर वर्टिकल बैलेंस देखें, वर्टिकल बैलेंस का क्या मतलब है? मान लीजिए कि मेरे पास एक पेज है, इसको मैं दिखा के बता देता हूँ। ये मेरे पास एक मैगजीन कवर है, ठीक है जी सर, कैलिवेट। अब ये मैगजीन ये एक न्यूज़पेपर ही है। न्यूज़पेपर में इसमें क्या आपको बैलेंस दिखेगा? हेलो एवरीवन, इसी पेज पे आपको बैलेंस के कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फॉर्मल बैलेंस नहीं होगा, इनफॉर्मल बैलेंस होगा। कहीं साइज बड़ा होगा तो कहीं कलर ज़्यादा हेवी होगा, कहीं लो कलर होगा तो टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा हेवी होगा। तो कंट्रास्ट, इसके अलावा बैलेंस, इसके अलावा ग्रिडिंग पैटर्न जरूर इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल नहीं किया जाता है उसके बारे में अपन थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या फॉर्मल बैलेंस नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या है? फॉर्मल बैलेंस कहाँ रहता है? जनरली ये फॉर्मल बैलेंस आपको बिल्कुल इक्वल साइज, आप कहीं घर बनते देखते हैं ना, तो घरों की जो खिड़कियां होती हैं ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट स्थान पे होती है। एक रूम की खिड़की यहाँ पे, अगले रूम की खिड़की जो है सेम कॉर्नर पे ही रहेगी। तो इस तरीके से फॉर्मल बैलेंस वहाँ पे हो सकता है। न्यूज़पेपर में पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट न्यूज़ का अलग होता है, न्यूज़ की इंपॉर्टेंस अलग होती है, कोई पिक्चर साइज अलग हो सकता है, जो बोल्ड है, इटालिक है, टेक्स्ट के जो जैसे रोमन है, इसी के अलावा हिंदी की बात करें मंगल है, कृतिदेव है, तो वो सबका फॉन्ट साइज अलग अलग हो सकता है। इसी वजह से प्योरली बैलेंस नहीं होता है, ठीक है जी सर। तो ना तो इक्वल साइज रहेगा, ना ही फॉर्मल बैलेंस, बल्कि इसके अलावा सारे के सारे रहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इधर देखते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या आपको आते हैं? देखिए डिजाइनिंग से तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिक्वायरमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर को कैसा होना चाहिए? देखिए न्यूज़पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें सर्च करें और आपके लिए एक बेहतर तरीके से ऑप्शन चूज करने में मदद मिलेगा आपको, ठीक है। सही कह रही हैं प्राची जी कि सर वो आई ट्रैकिंग स्टडी भी हम लोग को पढ़ना होता है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। बिल्कुल सही बात है।
इधर देखते हैं व्हाट शुड बी आंसर। लेट मी इनिशिएट अ पोल गाइस। मैं पोल इनिशिएट करूं, कोई इशू तो नहीं है? हाँ जी सर, ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। यूट्यूब को आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि इट इज़ वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम, है ना। नहीं तो मैं बैठ के इधर पढ़ा नहीं रहा होता और आप बढ़िया कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट उधर बैठ के कंज्यूम नहीं कर रहे होते। सर जर्नलिज्म पेपर में यूनिट 1 के तरफ से कुछ मैराथन क्लास अगर पॉसिबल हो सकता है तो बहुत हेल्प रहेगा। अस्मिता जी, जर्नलिज्म पेपर में 10 घंटे की मैराथन क्लास है इन वन गो, ठीक है। आप इसी चैनल पे मैराथन मॉक टेस्ट टाइप करिए या फिर यूट्यूब पे कहीं भी मैराथन मॉक टेस्ट टाइप करिए। 10 घंटे का जो वीडियो अगर आपको जो दिखे ना, वो इधर सेन एकेडमी वाले इस सत्यम का है, उस वीडियो को आप देखिए, ठीक है जी सर। हाँ सर, वो बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोग को काफ़ी उसमें इंसाइट मिलेगा। वेरी वेल डन एवरीवन, बहुत अच्छा, वेरी वेल डन। तो सर न्यूज़पेपर कैसा होना चाहिए, क्या न्यूज़पेपर कहलाने के लिए उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? जैसे मैं मान लीजिए आपको कह दूं कि आप इंसान हैं तो इंसान बनने के लिए क्या क्वालिटी है, तो वो ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, ये सही बड़ी हार्ड वर्किंग होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, यही तो है ना इंसान की खासियत। हाँ, तो फिर न्यूज़पेपर की खासियत यह है कि वो पीरियडिकल, इट कैन बी इशूड पीरियडिकली, मतलब आज होगा तो कल होगा, या फिर एक अगर वीकली न्यूज़पेपर है तो आज मंडे को होगा तो अगले मंडे को होगा, ठीक है। इरेगुलर नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंसान हैं तो एक दिन 8 बजे जग रहे हैं, अगले दिन 3 बजे शाम को जग रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना सर। हाँ, वो फिर बीमार आदमी करता है इधर। तो इट मस्ट कंटेन्स ओनली न्यूज। क्या सिर्फ न्यूज ही होता है क्या न्यूज़पेपर में? नहीं सर, इसमें व्यूज भी होता है, इसमें फीचर भी होते हैं, मतलब इसमें एडिटोरियल भी होते हैं, इसमें कॉलम भी होते हैं, ठीक है जी सर। सच न्यूज़ मस्ट बी पब्लिक इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। न्यूज़पेपर वाले ये कान में आके थोड़ी कहते हैं कि देखो ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो है और जो बाइडन एक साथ मिले थे, दोनों एक दूसरे को बधाइयाँ दिए थे, ऐसे कान में तो नहीं कहता। तो बिल्कुल सही बात है, न्यूज़पेपर इज पब्लिक इन नेचर। इट कैन कंटेन्स कमेंट ऑन पब्लिक, बिल्कुल सही बात है। ये कंटेन करेगा, होल्ड करेगा, समाहित करेगा, इंक्लूड करेगा पब्लिक न्यूज़ के ऊपर कमेंट जो होगा ना, जैसे लेटर टू एडिटर जो कमेंट होता है वो शामिल करेगा। तो जाहिर सी बात है आंसर इज व्हाट, क्या आंसर रहेगा सर? बी, डी एंड ई। सुन पा रहे हैं सब लोग? अभी 100% श्योर 50-50 एलिमिनेशन या तिकड़म वाला तकनीक अपनाइए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों से ऐसे जो क्वेश्चन है ना गाइज, हमारे लिए एक गौरव सर जो है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी फॉर फिल्म और कैमरा। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ क्लासेज आप लोगों के वो लें इसी प्लेटफॉर्म पे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना वो अब सॉल्व कराएंगे। हालांकि मैंने भी कराया है पहले, तो इसको जाके आप देख सकते हैं। इसको हम लोग बाद में करेंगे पूरा डिटेल में, कैमरा और बहुत अच्छा, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। आप कहेंगे कि सर इसको फिर लेके क्यों आए हो? ताकि मैं आपको ये साबित, मतलब ये बता पाऊँ कि आपको किस दिशा में पढ़ना है, ठीक है ना। पूरी दुनिया में ढेर सारे ज्ञान भरे पड़े हैं, सबको नहीं लेना इधर। क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। यस इवान, सुन पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, ओके जी, ठीक है। इधर देख लें, इन प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द स्टाफ फंक्शन इंक्लूड्स डैश। मैं पोल इनिशिएट करूं इसके लिए? काइंडली वेट अ मिनट, आई एम जस्ट इनिशिएटिंग अ पोल। पोल को एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? ये एक्चुअली मेरे लिए बड़ा ही इंजॉयबल मोमेंट होता था जब मैं पढ़ता था ना गाइस, JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो ये जो मतलब हम लोग डेली क्लासेस करते थे और तब मैं नवदीप कौर मैम से पेपर 1 पढ़ता था, ठीक है जी। तो फिर वो जब पोल इनिशिएट करती थी ना और क्वेश्चन सही होता था, मतलब एकदम नाचने का मन करता था। हाँ, हालांकि वो तब उसी सिचुएशन में आप तब आएंगे जब आप लगातार अपने हार्ड वर्क करते रहेंगे। शॉर्टकट कोई मत अपनाइए, आप हार्ड वर्क करिए सब लोग, ठीक है जी गाइस। यस इवान, हाँ जी सर। वेरी वेल डन एवरीबॉडी।
व्हाट शुड बी आंसर? वेरी वेल डन। 40% लोगों का मानना है कि आंसर विल बी 4, है ना? ठीक है, वेरी वेल डन एवरीबॉडी। तो इसको देखते हैं। अब एक आंसर क्यों यही है, बी, ए बी सी एंड डी प्रिंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में फिनांस, लीगल, पर्सनल एंड देन पब्लिक रिलेशन, क्या ये यही फंक्शंस होते हैं? द स्टाफ फंक्शंस इंक्लूड डैश। तो मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन वेग क्वेश्चन है एनटीए नेट के द्वारा। क्या प्रोडक्शन वाले हाउसेज नहीं होते हैं? यस एवरीवन। हाँ, तो मार्केटिंग ऑफ एडवर्टाइज प्रोडक्ट ये भले गलत हो सकता है, बाकी ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में आपको करना क्या था कि एफ एलिमिनेट कर देना था, ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चन आ जाते, आंसर आपका आ जाता। ठीक है जी सर। ऐसा नहीं है कि इधर जो ए बी सी डी जो ऑप्शन है, ए बी सी डी ई आपका ऑप्शन में सही नहीं रहेगा, रहता है ये भी सही, लेकिन इधर जो आंसर के जो ऑप्शंस दिए हैं ना, उसमें एफ को एलिमिनेट करना था, बस इतनी सी बात आपको करनी थी। ठीक है जी, एफ एलिमिनेट कर दिया तो एलिमिनेशन राउंड इसी को कहते हैं। लेकिन इस स्थिति में, एलिमिनेट करने वाली स्थिति में आप पहले नहीं आ पाते, जब तक आप 1-1.5 महीना खूब अच्छे तरीके से पूरा ढंग से लग के मेहनत नहीं करेंगे ना सर, तो फिर वो एलिमिनेशन वाला माइंड आपका काम नहीं करेगा। ठीक है ना जी? यस एवरीबॉडी? हाँ सर। अच्छा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना है, आई एम जस्ट कन्वेइंग दी एक्चुअलिटी। ठीक है जी सर, बिल्कुल। इधर देखें, थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आज के सेशन को वाइंड अप करते हैं। दिस इज द क्वेश्चन, लिखा है द मीडिया ओलिगोपोली इज रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी। यस एवन। और इधर ये लिखा है कि टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया। अभी इधर हिंदी में मैं बता दूंगा, बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले आप लोग ये बिल्कुल भी नहीं समझे कि सर ये सिर्फ इंग्लिश में क्यों लिखा है, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ। और आने वाले समय में 8 तारीख से ही, आज एक्चुअली 8 तारीख से मैं अब जून 2023 वाला पेपर भी डिस्कस करूँगा। ये क्यों डिले हो गया, ये 5 तारीख से आज से ही होने वाला था, क्योंकि मैं भी ये मॉक टेस्ट वाले सीरीज लॉन्च करने के लिए आज मैं भी काम कर रहा था, इसी वजह से लेट हो रहा है, डिले हो रहा है गाइस। 8 तारीख से हम जून 2023 वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? यस एवरीवन? हाँ जी जी सर, अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है। तो इधर लिखा है मीडिया ओलिगोपोली। अच्छा, मीडिया ओलिगोपोली का क्या मतलब है? बेसिकली ये मार्केट और मीडिया इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। मीडिया ओलिगोपोली, मीडिया मोनोपोली और मीडिया डुओपोली आर 3 काइंड्स ऑफ मार्केट। बेसिकली 4 तरीके के मार्केट होते हैं, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन इट, कैन यू वेट। अब फॉर एग्जाम्पल, ये एक आपके लिए मार्केट स्फीयर है। क्या कह रहा हूँ सर? हेलो एवरीवन, दिस इज नथिंग बट मार्केट स्फीयर। क्या हो रहा है? हाँ, ये वाला। अब इस मार्केट में डिफरेंट नेचर्स होते हैं। एक नेचर होता है मोनोपोली, ठीक है। एक नेचर होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। एक होता है सर डुओपोली, और एक होता है ओलिगोपोली, ठीक है सर। अब इस तरीके, ये तीनों अलग अलग मार्केट के टाइप्स हैं। इस तरीके के मार्केट में मीडिया की एक ही मीडिया होता है और मीडिया हाउस होते हैं और वही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। अब तो जब एक ही मीडिया होगा तो जो वो प्रोडक्ट देगा वो आपको कंज्यूम करना होगा, या सही बड़ी नहीं। इधर डुओपोली की बात है, इधर पीसीएम की बात है, मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, और इधर ओलिगोपोली की बात है। यहाँ पे कुछ बहुत सिर्फ 2-4 लोग ही होते हैं, यहाँ पे 4-5 ही मीडिया हाउसेज होते हैं जो पूरे उस इंडस्ट्रीज के ऊपर अपना डोमिनेंस रखते हैं। इसको ओलिगोपोली कहते हैं। सम फ्यू, इधर डुओपोली ओनली 2 होते हैं सर। इट माइट बी कि वो दोनों प्राइवेट हो, इट माइट बी कि वो दोनों पब्लिक हो, इट माइट बी कि एक वो प्राइवेट हो और एक पब्लिक हो, ठीक है। जैसे डिफरेंट एस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, अभी सोशल मीडिया की बात करते हैं। सोशल मीडिया में किसकी ओलिगोपोली सिचुएशन है या फिर मोनोपोली है, डुओपोली है गाइस?
यस एवरीवन, तो आई विल से इट इज ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशन। जहाँ पे गूगल है और जहाँ पे फेसबुक है, ऐसी 2-4 कंपनियाँ ही हैं जो सोशल मीडिया को ऑन कर रही हैं। इसी तरीके से मीडिया में हमारे देश में जैसे न्यूज़ नेटवर्क 18 या फिर अभी जो इंडिया टुडे वाले और भी जो आज तक वाले हैं, यही 2-4 लोग मिलके पूरे टेलीविज़न या फिर न्यूज़पेपर में भी दैनिक भास्कर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या ये हिंदू, यही 4-5 बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, यस मीडिया जायंट्स जिसको कहते हैं। तो इन लोगों की बदौलत हुआ क्या है कि मीडिया मोनोपोली इज रियलिटी ऑफ 21st सेंचुरी, बिल्कुल 21वीं शताब्दी में यही हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने इंड्यूस किया है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मीडिया, यानी जो पहले की मीडिया रेडियो, ट्रांजिस्टर और टेलीविज़न जो ट्रेडिशनल टेलीविज़न हुआ करते थे, और ये टेलीविज़न ऑन डिमांड जो हो गया है, मतलब अमेजॉन प्राइम, TVF या फिर और भी जो नेटफ्लिक्स वगैरह हैं, इन दोनों के कम्बिनेशन से, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बदौलत एनालॉग और डिजिटल मीडिया एक में मर्ज होके ये मर्ज जब हुए ना, तो इसके ऊपर कंट्रोल करना आसान हो गया है। डिफरेंट जो स्टेक होल्डर होते हैं, मीडिया जो लीडर है, मीडिया इकोनॉमिक्स लीडर है, मीडिया ऑनर वाले लीडर हैं, उसकी वजह से ये पूरा कंसोलिडेट हो गया है बिल्कुल फ्यू रिच हैंड में। तो उस सिचुएशन को हम ओलिगोपोली कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऊपर वाला ओलिगोपोली वाले रेफरेंस में ही बात कर रहा है, रीजन भी रेफरेंस बात कर रहा है वही, लेकिन क्या यह असर्शन रीजनिंग ठीक है? मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। आपको इस क्वेश्चन से समझना क्या है, वो बस 2-3 बातें, कि जब भी आपका असर्शन उसी सेंस में बात कर रहा है, असर्शन और रीजन भी उसी सेंस में बात कर रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं, असर्शन भी और रीजन भी, तो पॉसिबिलिटी यही होती है कि दोनों ए और बी दोनों सही ऑप्शन रहेंगे, आंसर रहेंगे, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। अच्छा, इसके अंदर एक और डिराइवेशन इसेंस मैं आप लोगों के लिए निकालूंगा कि यदि मैं सवाल अगला पूछता हूँ गाइस, ठीक है, यदि सिचुएशन ओलिगोपोलिस्टिक हो, अगर इस तरीके का सिचुएशन हो, तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि मीडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या असर होगा? मीडिया विल बी प्योरली फ्री, यस एवरीवन, पहला ऑप्शन, मीडिया विल बी प्योरली फ्री, परफेक्टली फ्री मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना सर। देयर विल बी हायर रैंकिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, या फिर देयर विल बी सेपरेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड नॉट ऑफ एबव, या फिर नॉन ऑफ एबव, जो भी आप कह लीजिए, कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। बताइए व्हाट विल बी द आंसर गाइस। आई एम जस्ट इनिशिएटिंग अ पोल। अब इसको MCQ समझ लीजिए, क्या होगा। ये क्या हुआ? मैं पोल इनिशिएट करूंगा, वही तभी आपको बताना है ना, बिना पोल के नहीं सर। वेरी वेल डन एवरीवन। यदि ओलिगोपोलिस्टिक सिचुएशन हो तो मीडिया विल बी परफेक्टली फ्री, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्योरली फ्री होगा, मीडिया में यानी कोई सेंसरशिप नहीं होगा। उसके बाद मीडिया की रैंकिंग जो है वो अच्छी होगी, और इधर सप्रेस होगा मीडिया का वॉइस या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या सही आंसर रहेगा सर, बताएं। यस एग्जैक्टली, इट विल बी थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब बहुत कम लोगों के हैंड में मीडिया का ऑनरशिप रहेगा ना, तो फिर कॉमन मैन की वॉइस आ ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। वो लोग पैसे के लिए काम करेंगे या पॉलिटिकल प्रेशर में काम करेंगे। पार्टीजन प्रेस आप जानते हैं ना, पार्टी प्रेस, यस एवरीवन, पार्टी प्रेस की बदौलत आप एक पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रेस की बदौलत जो इंडस्ट्री है, सिर्फ उन्हीं की खबरें आएंगी, कॉमन मैन की, वुमन की खबरें ही नहीं आएंगी। यस एवरीबॉडी, है ना, सुन पा रहे हैं सब लोग, हाँ या ना सर? बिल्कुल सही बात है सर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। और क्लासेज आप लोगों को रोज़ अटेंड करिए, अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। हाँ जी सर, हाँ, नॉन ऑफ अबव कहते हैं। थैंक यू everybody, let us meet tomorrow.